हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम करेंगे सेल, एक्शनेबल क्लेम्स, एक्सचेंज और गिफ्ट। ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में इन चीज़ों को फेस करते ही हैं, तो हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे सेल। सेल क्या होती है? जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेल की बात करते हैं तब हमारा मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से होता है। सेल को डिफाइन किया है सेक्शन 54 के अंदर। सेक्शन 54 कहता है कि व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस इन मनी पेड, promised, पार्टली पेड और पार्टली promised। मतलब सेल के अंदर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी दे रहे हैं सामने वाली पार्टी को, ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, और बदले में क्या ले रहे हैं, एक्सचेंज में क्या ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं उसका, और वो प्राइस रुपए में है, मनी में है, तो वो सेल है। ये प्राइस ट्रांसफर से पहले भी हो सकता है हमने दे दिया हो, या हमने प्रॉमिस किया हो कि हम ट्रांसफर के बाद देंगे, या आधा हमने ट्रांसफर से पहले दे दिया हो और थोड़ा हमने बाकी का ट्रांसफर के बाद दे दिया हो। तो जो कंसिडरेशन है वो मनी में है, प्राइस में है, और ये पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस्ड भी हो सकता है, होली पेड भी हो सकता है और होली प्रॉमिस्ड भी हो सकता है। तो जो ट्रांसफर है वो दो कॉम्पिटेंट पर्सन के बीच में होना चाहिए, हु आर कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए, और कंसिडरेशन मनी में होना चाहिए, प्राइस में होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी दो टाइप की हो सकती है। एक टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे प्लॉट, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट। दिस इज ए टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। एक इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे राइट टू फेरी, राइट टू कैचिंग फिश। ये इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो इसका ट्रांसफर होगा कैसे, इसको भी सेक्शन 54 में ही बताया गया है। तो अगर टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और अगर इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर रिवर्जन है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और अगर टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से कम है तो उसकी डिलीवरी हम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं और डिलीवरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक तो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दो टाइप की होगी, जो 100 रुपए से ज्यादा है, एक 100 रुपए से कम है। तो जो 100 रुपए से ज्यादा है उसका आपको पोजीशन ट्रांसफर करना पड़ेगा प्लस रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तब ट्रांसफर माना जाएगा। और जो 100 रुपए से कम है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से भी हो सकता है और ट्रांसफर ऑफ पोजीशन से भी हो सकता है। और जो रिवर्जन है और जो इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आपको रजिस्टर कराने ही पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। पोजीशन डिलीवरी कैसे होती है प्रॉपर्टी की? टू पुट द बायर और टू एनी पर्सन टू whom the buyer directs place in the possession of the property। सिंबॉलिक पोजीशन होगा, उसको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दे दी जाएंगे, चाबी दे दी जाएगी, पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है? जनरली जब भी सेल की ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी नेगोशिएशंस होती हैं, पहले टर्म्स डिसाइड होते हैं कि कितनी पेमेंट कब करी जाएगी, कैसे कैसे करी जाएगी, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में करी जाएगी, कितनी पोजीशन कब ट्रांसफर होगा।
तो ये सारे के सारे टर्म्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर रख लिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज अ डॉक्यूमेंट इन विच the terms are decided beforehand on which the transfer of the property will take place between the parties. तो ये कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा है पार्टी के बीच में, कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा है, ना ही कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है। बस फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो और सेफ्टी के लिए हम सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख कर रख रहे हैं। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। इसके बाद सेक्शन 55 के अंदर बताया गया है कि बायर्स के क्या राइट होते हैं और सेलर्स के क्या राइट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलर्स की ड्यूटीज क्या हैं। सेलर्स की ड्यूटीज क्या है बिफोर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो पहली ड्यूटी है सेलर की टू डिस्क्लोज एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी और द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मटेरियल डिफेक्ट क्या होता है? मटेरियल डिफेक्ट कोई ऐसा डिफेक्ट जो अगर बायर को पता हो तो शायद बायर उस प्रॉपर्टी को खरीदने का डिसीजन ही चेंज कर दे, तो वो मटेरियल डिफेक्ट है। तो इट इज इंपॉर्टेंट morally and legally on the part of the seller to disclose that material fact to the buyer, which could not be known by the buyer even after exercise of the ordinary care. अब ये डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कैसे डिफेक्ट्स हो सकते हैं? कोई ईजमेंट्री राइट है, आपकी प्रॉपर्टी सर्वेंट हेरिटेज है, उस पर किसी का ईजमेंट्री राइट है, राइट टू वे एक्सेट्रा, तो प्रॉपर्टी की कीमत उस ईजमेंट्री राइट की वजह से डाउन हो जाती है। जो सर्वेंट हेरिटेज होती है उसकी वैल्यू डाउन होती है, डोमिनेंट हेरिटेज की वैल्यू ज्यादा होती है। या मान लीजिए देयर इज अ सम कोवेनेंट दैट इज रनिंग विद द लैंड, जैसे कि सेक्शन 11 रेड विद सेक्शन 40 के साथ है। तो ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं, ये एग्जांपल्स हैं डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी के। इसी तरीके से बायर की भी कोरस्पॉन्डिंग जिम्मेदारी है दैट ही शुड मेक नोन टू द सेलर दैट समथिंग मटेरियल फैक्ट व्हिच द सेलर माइट नॉट बी अवेयर टू मेक नोन हिम बिकॉज ऑफ व्हिच द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी में इंक्रीज। अगर इसी तरीके से अगर बायर के नजर में कोई ऐसा फैक्ट आता है जिससे लगता है उसे कि ये सेलर के इंटरेस्ट की बात है, उसको पता नहीं है शायद, तो वो बात उस फैक्ट की जानकारी बायर को सेलर को देनी चाहिए। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑन द पार्ट ऑफ द बायर एंड ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर कि अगर ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे मटेरियल फैक्ट तो ये एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। तो सेलर की क्या ड्यूटी है बिफोर द सेल? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये आती है पहली कि डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी और द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकंड, to allow the inspection, to allow for the inspection of the documents, title documents whenever the buyer requires। जब भी बायर चाहता है उसे टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएं इंस्पेक्शन के लिए। तीसरा, to answer all the questions as to the title and the property। कोई भी क्वेश्चंस जो है बायर पूछता है प्रॉपर्टी के बारे में, टाइटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो उन सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर देना। कन्वेंस को एग्जीक्यूट करना प्रॉपरली। As soon as buyer pays the price, it is the responsibility of the seller to execute the conveyance at the proper time and the proper place। उसके बाद मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो गया है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टू टेक केयर ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट्स एज अ मैन ऑफ द ऑर्डिनरी प्रूडेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो गया है, प्राइस दे दिया गया है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर कि वो प्रॉपर्टी को ध्यान से रखे, टाइटल के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखे, संभाल के रखे, उनको कोई नुकसान ना हो। वो ये ना सोचे कि अब तो बेच ही दिया है, तो उसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की तरह उसका ध्यान रखना चाहिए। टू पे द आउटगोइंग्स। नाउ कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको लेकर के कोई रेंट पे करना है, कोई
गवर्नमेंट ड्यूज हैं, कोई गवर्नमेंट टैक्सेस हैं जो पे करने हैं अप टू द डेट ऑफ द सेल, दे मस्ट बी पेड बाय द सेलर ओनली। या प्रॉपर्टी इनकम्बर्ड है, वो मोर्गेज हो रखी है, तो जो भी इंटरेस्ट वगैरह है, मोर्गेज मनी वगैरह है, वो सेलर को पे करना चाहिए, क्योंकि जो बायर है वो प्रॉपर्टी को इनकम्बर्ड फ्री खरीदता है, फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस खरीदता है प्रॉपर्टी को, सब्जेक्ट टू इनकम्ब्रेंसेस नहीं खरीदता है प्रॉपर्टी को। तो या तो जो सेलर है वो खुद ही पे कर देगा इनकम्ब्रेंसेस को, या फिर बायर विदहोल्ड कर लेगा उतने अमाउंट जितने अमाउंट से वो प्रॉपर्टी इनकम्बर्ड है, और जो पर्सन है जिसके पास वो प्रॉपर्टी मोर्गेज रखी हुई है उसको पे कर देगा और प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस करा देगा। उसके बाद सेलर की क्या ड्यूटी होती है, आफ्टर सेल क्या ड्यूटी है। अब तो सेल से पहले की ड्यूटीज होगी, आफ्टर सेल क्या ड्यूटी होती है। टू हैंड ओवर द टाइटल डॉक्यूमेंट्स, जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल डीड वगैरह है, वो सारी की सारी हैंड ओवर कर देना, क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी बिक गई, वो अपने पास क्यों रखेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का एनी कोई हिस्सा सेलर ने अपने पास रिटेन किया हुआ है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं सेल करी है, तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख सकता है। या फिर अगर प्रॉपर्टी को मल्टीपल बायर्स को बेचा गया है, तो जिस बायर ने उस प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा रिटेन किया हो अपने पास, टाइटल के डॉक्यूमेंट्स उसके पास रहेंगे। लेकिन जो अदर बायर्स हैं या कोई थर्ड पर्सन है, अगर उन डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना चाहता है, उनकी सर्टिफाइड कॉपी करना चाहता है, तो उनको दिखाना पड़ेगा, उस समय उनको सर्टिफाइड कॉपी देनी पड़ेगी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रिक्वेस्टिंग पर्सन, और जो इसकी कॉस्ट है वो रिक्वेस्टिंग पर्सन जो है बेयर करेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी की पोजीशन है वो ट्रांसफर करो, इन द नेचर इट एडमिट्स, प्रॉपर्टी की पोजीशन ट्रांसफर करो, पीसफुल पोजीशन ट्रांसफर करो। उसके बाद तीसरी जो ड्यूटी है सेल के बाद सेलर की, वो है कोवेनेंट्स टू द टाइटल, इम्प्लाइड कोवेनेंट्स टू द टाइटल। मतलब इसका क्या है, जब भी कोई प्रॉपर्टी सेलर बेचता है तो एक इम्प्लाइड कोवेनेंट उसके साथ जुड़ी होती है कि सेलर ने जो प्रॉपर्टी सेल करी है उसके पास उस समय at the time of the transfer of the property he possessed the title of the property and he was authorized to transfer the property। और अगर वो किसी और के बिहाफ पर एज एन एजेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, देन ही एश्योर्ड दैट कि जो प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल के द्वारा कहीं इनकवर्ड नहीं की गई है, और ना ही उसके राइट टू ट्रांसफर को किसी तरीके से हैंडर किया गया है। और ये कोवेनेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं दैट दे रन विद द लैंड्स। रन विद द लैंड्स का मतलब कि जो आगे सब्सिक्वेंट बायर्स होंगे उनको भी वैसा ही टाइटल मिलेगा जैसा फर्स्ट बायर को ट्रांसफर किया गया है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सेलर के राइट्स क्या है आफ्टर सेल और बिफोर सेल। तो बिफोर सेल उसका राइट है कि जो भी रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एक्रू हो रहे हैं प्रॉपर्टी को, वो सारे के सारे रखना अपने पास। और आफ्टर सेल उसके पास क्या राइट है, टू क्लेम द कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन प्रोमिस्ड था या पार्टली पेड पार्टली प्रोमिस्ड था और उसको परचेज प्राइस नहीं मिला है, लेकिन प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो गया है, तो पोजीशन तो उसको देनी पड़ेगी। अब सेल डीड को कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका क्या राइट है अब उस प्रॉपर्टी को लेकर के, कोई प्राइस तो उसे मिला नहीं, तो फॉर द प्राइस अनपेड द चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी, तो चार्ज क्रिएट हो जाएगा उस प्रॉपर्टी पर सेलर का। उसके बाद अब आ जाते हैं बायर। बायर के क्या राइट्स हैं और बायर की क्या लायबिलिटीज हैं सेल की ट्रांजैक्शन में। तो बिफोर द सेल बायर का राइट है मटेरियल, कोई फैक्ट है उसको डिस्क्लोज करना जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू मटेरियली इंक्रीज हो सकती है। एंड टू पे द प्राइस, जो प्राइस कंसिडरेशन है उसको पे करना, ये उसकी ड्यूटी है। आफ्टर सेल उसकी क्या ड्यूटी है, जो भी आउटगोइंग्स हैं प्रॉपर्टी की, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ड्यूज हैं वो सारे के सारे पे करना, ये उसकी ड्यूटी है। या प्रॉपर्टी को कोई लॉस हो जाता है, इंजरी हो जाती है प्रॉपर्टी को, तो अब इस लॉस को, इस इंजरी को कौन बेयर करेगा। तो सेल हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो उस लॉस को, उस इंजरी को
बेयर करने की जिम्मेदारी अब बायर की ही। बायर के क्या राइट्स हैं सेल से पहले? ये हमने बायर की क्या ड्यूटीज है, ये हो गया। बायर के क्या राइट्स हैं सेल के बाद? अगर मान लीजिए जो भी प्रॉफिट्स वगैरह हैं प्रॉपर्टी के, वो सारे के सारे बायर को एक्रू होंगे। प्रॉपर्टी की पोजीशन लेने का अधिकार है बायर को, क्योंकि अब सेल अकर हो गई है। और अगर मान लीजिए सेल के बाद पोजीशन ट्रांसफर नहीं कर रहा है सेलर, तो इफ ही इज इम्प्रॉपरली डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द पोजीशन, और बायर ने प्राइस पे कर दिया है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा बायर का फॉर दैट प्राइस। और अगर इफ ही हैज प्रॉपरली डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, उसने मना कर दिया कि हम डिलीवरी नहीं देंगे पोजीशन की, तो बायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर सकता है, और अब या रेसिशन का सूट फाइल कर सकता है, या अल्टरनेट में दोनों रिलीफ को मांग सकता है, और अपने जो उसने डिपॉजिट्स जो अर्नेस्ट मनी दी थी उसका रिफंड मांग सकता है, इंटरेस्ट मांग सकता है, और कॉस्ट ऑफ द सूट भी मांग सकता है। तो ये बायर के राइट्स एंड ड्यूटीज थी और सेलर की राइट्स एंड ड्यूटीज थी। उसके बाद एक शॉर्ट नोट आता है सेक्शन 56 का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शलिंग, क्रम बंधन। सेक्शन 56 कहता है कि व्हेन अ पर्सन हैव टू और मोर प्रॉपर्टीज एंड mortgages वन और मोर ऑफ देम, यानी कि एक पर्सन है, उसके पास दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, और उसमें से कोई एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी वो मोर्गेज कर सकता है, कर देता है, एंड ही ट्रांसफर्स एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज टू सम थर्ड पर्सन। तो उसने कुछ प्रॉपर्टी, उसके पास दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से उसने कुछ प्रॉपर्टीज जो है मोर्गेज कर दी और कुछ प्रॉपर्टी सेल कर दी। तो जो बायर है, ही मे रिक्वायर the mortgagee to satisfy his mortgage debt against those properties which has not been sold to him। तो वो ये रिक्वायर कर सकता है कि जो मोर्गेज डेट है वो पहले उस प्रॉपर्टी में से सेटिस्फाई की जाए जो उसको बेची नहीं गई है। बट दिस राइट इज नॉट प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द मोर्गेजी और द persons claiming under him, or to the interest of any third person who has acquired any interest in that property। लेकिन ये जो मार्शलिंग का जो राइट है, ये प्रेजुडिस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है मोर्गेजी के। मीन्स अगर मान लीजिए ए बी सी तीन प्रॉपर्टीज थी, उसमें से प्रॉपर्टी ए सेल कर दी गई थी और सी प्रॉपर्टी को मोर्गेज किया गया था और बी प्रॉपर्टी को मोर्गेज किया गया था, तो जो मोर्गेजी है वो पहले सी को सेल करेगा, उसके बाद बी को सेल करेगा, और उसके बाद भी अगर उसकी मोर्गेज डेट पे ऑफ नहीं हो पाती है उसके बाद ही वो ए को सेल करेगा। तो ये रिलीफ दिया गया है बायर को एक। अभी हमने सेक्शन 55 में देखा था कि जब भी बायर कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करता है तो वो प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस होती है, इसीलिए मार्शलिंग का राइट दिया गया है। इट इज एन इक्विटेबल राइट दैट ऑपरेट्स बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ये राइट दिया गया है बायर को टू प्रोटेक्ट हिज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस प्रॉपर्टी खरीदी है। तो लेकिन इस राइट को यूज नहीं किया जा सकता टू द प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द मोर्गेजी and his legal representative or any third person who has acquired the interest in the property for consideration। तो अगर मान लेते हैं इसमें कि प्रॉपर्टी बी और सी से भी मोर्गेज डेट फुलफिल नहीं हो रही है और प्रॉपर्टी ए से मोर्गेज डेट रिकवर करी गई है, तो जो बायर है उसको जो नुकसान हो गया है वो सेलर से रिकवर करेगा। यहाँ पर द इक्विटी वर्क्स लाइक दिस। इसके बाद सेल में यही तीन सेक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज का जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 118, 119, 120 और 121 में आते हैं, 121 तक आते हैं। सेक्शन 118 कहता है कि व्हेन
two persons mutually transfers the property in exchange of one for the another, where neither being the money or both being the money only is called a transaction of exchange. मतलब क्या है यहाँ पर कहने का, सेल के अंदर जो प्राइस कंसिडरेशन था दैट वाज मनी, दैट वाज प्राइस. यहाँ पर जो कंसिडरेशन है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्राइस, that can be any movable property or another immovable property, or maybe another movable property plus immovable property, or any movable or immovable plus money also. तो वो एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है. इसके अंदर बार्टर सिस्टम भी आता है. बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सचेंज करी जाती है आपस में. तो एक्सचेंज कैसे होगा, एक्सचेंज में डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे, सॉरी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगी एक्सचेंज में. तो जस्ट लाइक द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल इज कंप्लीटेड, उसी तरीके से एक्सचेंज में भी होगा. यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, या कोई इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर 100 रुपए से कम है तो फिर उसे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है. अब सेक्शन 119 कहता है कि इफ ड्यू टू द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी द पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ द पोजीशन, डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उसके पास क्या क्या रिलीफ है. तो नंबर 1, he can claim the loss or compensation for being the disposition of the property due to the defect of the title of the other party. दूसरा, वो जो उसने प्रॉपर्टी इन द कंसिडरेशन ट्रांसफर करी है उस प्रॉपर्टी को रिटर्न मांग सकती है, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस क्लेम कर सकती है. लेकिन ये रेमेडी तभी अवेलेबल होगी व्हेन द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज विद अ ट्रांसफरी or with any person who is claiming through him, or with any person who acquired the interest without consideration. फिर सेक्शन 119 राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात करता है दोनों पार्टीज की. तो द सेलर हैज ऑल द राइट्स एंड लायबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी दैट ही parted with, and the buyer has all the rights and liabilities with respect to the property that he takes. तो सेक्शन 55 के साथ ही हम इसको पढ़ते हैं. सेक्शन 120 121 बात करता है व्हेन द बोथ द प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ द मनी, बोथ बीइंग मनी ओनली लिखा हुआ है वहां पर सेक्शन 118 में. तो अगर दोनों तरफ ही मनी इन्वॉल्व है, जैसे डॉलर को रुपए में एक्सचेंज कर रहे हैं या डॉलर को येन में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दोनों तरफ मनी इन्वॉल्व है, देन द पार्टीज वारंट्स द जेन्युइननेस ऑफ मनी. एक implied कोवेनेंट है यहाँ पर, दे वारंट्स द जेन्युइननेस ऑफ द मनी. इसके बाद गिफ्ट आ जाता है. गिफ्ट क्या होता है, जो गिफ्ट के प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 122 से लेकर सेक्शन 129 तक दे रखे हैं. जो गिफ्ट का प्रोविजन है सेक्शन 122 से लेकर 129 तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही आती हैं, दोनों पर ही अप्लाई होता है. तो गिफ्ट क्या है, तो गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और द इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वॉलंटरली. ये जो ट्रांसफर है वॉलंटरली होना चाहिए, यानी कि जो फ्री कंसेंट की जो क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी होनी चाहिए इसमें. एंड द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डोनर. जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को उसे डोनर कहेंगे, और जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है उसे डोनी कहेंगे. हालांकि जो गिफ्ट है उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो इन द लाइफ टाइम ऑफ डोनर हो जानी चाहिए, और तब तक हो जानी चाहिए जब तक डोनर साउंड माइंड का है. मींस इफ he loses the capacity to transfer the property after that the gift is accepted, then it is not a proper acceptance. या डोनी को अपने लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. अगर डोनी अपनी लाइफ टाइम में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है प्रॉपर्टी को तो गिफ्ट वाइड हो जाएगा, उसके बिहाफ पर कोई और गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. सेक्शन 123 बताता है कि गिफ्ट कैसे किया जाए. तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है
irrespective of the value. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है देन इट विल बी मेड इन राइटिंग एंड प्रॉपरली रजिस्टर्ड, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है देन इट कैन बी गिवन बाय द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और इट मे बी गिवन बाय मेयर डिलीवरी ऑल्सो। सेक्शन 124 बताता है कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर हो सकती है। गिफ्ट एज टू द फ्यूचर प्रॉपर्टी इज अवॉइड। इन तीनों सेक्शंस को साथ में पढ़ना होता है, 122, 123 एंड 124। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है सेक्शन 126। सेक्शन 126 कंडीशनल गिफ्ट की बात करता है। ये बताता है कि गिफ्ट को कब रिवोक किया जा सकता है और या सस्पेंड किया जा सकता है। तो गिफ्ट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। तो ये जो कंडीशन इसके साथ लगा रहे हैं, ये सेक्शन 11 से लेकर जो सेक्शन 34 तक के प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, वो सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर जो कंडीशन है, दैट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इन विच द गिफ्ट इज मेड। यानी कि जो गिफ्ट डीड है उसी का ही पार्ट होना चाहिए, उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट होना चाहिए। अगर वो कंडीशन अलग से अटैच करी गई है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि जो कंडीशन अटैच करी गई है, दैट द डोनर एंड द डोनी में एग्री दैट इफ अ सर्टेन the donor and donee may agree if a specified event on the happening of an specified event which should not dependent on the will of the donor। अगर वो इवेंट अकर हो जाता है तो गिफ्ट रिवोक हो जाएगा, तो वो कंडीशन वैलिड मानी जाएगी और गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंडीशन ऐसी है, वो इवेंट ऐसा है विच डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द डोनर, तो वो कंडीशन इनवैलिड मानी जाएगी। तो एक तो ये हो गया जब गिफ्ट को हम रिवोक कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये है, द गिफ्ट इफ इट वर द ट्रांजैक्शन ऑफ द गिफ्ट इफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द गिफ्ट वर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जिन जिन सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जा सकता है, तो उन सारी सिचुएशंस में जो गिफ्ट है उसको हम रिवोक कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन कंडीशन, दैट कंडीशन इज कंसीडरेशन। तो द गिफ्ट इफ इट वर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट फॉर द वांट ऑफ और द फेलियर ऑफ द कंसीडरेशन will become void in all conditions if it were a contract may be rescinded। उसके बाद अब गिफ्ट जो है रिवोक हो सकता है सेक्शन 126 में, लेकिन अगर रिवोक होने से पहले जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करी गई है उसमें किसी थर्ड पार्टी ने विदाउट नोटिस फॉर कंसिडरेशन कोई राइट एक्वायर कर लिए हैं, तो उस थर्ड पार्टी के राइट्स इंपेयर नहीं होंगे। यहाँ पर ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेक्शन 127 आता है। सेक्शन 127 बात करता है ओनरस गिफ्ट की, जिसको हिंदी में दुर्वरदान भी कहते हैं। ओनरस गिफ्ट यानी कि बर्डनसम गिफ्ट, ओनस है गिफ्ट के ऊपर। तो व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर्स मोर देन वन प्रॉपर्टीज by way of gift to other person by a same in a transaction, by the same transaction, there are some properties also he transfers which are burdensome, जिनके ऊपर कोई obligation है। तो जो ट्रांसफरी है he cannot reprobate and approbate at the same time। या तो उसको पूरा का पूरा गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा या पूरा का पूरा गिफ्ट उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि गिफ्ट का जो बेनिफिशियल पोर्शन है मैं वही एक्सेप्ट करूंगा और जो ओब्लिगेटरी पोर्शन है उसको मैं रिजेक्ट करता हूं। लेकिन अगर डोनर ने दो डिफरेंट या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के थ्रू प्रॉपर्टीज उसको गिफ्ट करी है एंड देयर आर
the properties that has been transferred him by way of the gift are burdensome, and by other transaction the sum of the properties has been transferred to him which are not burdensome, then he may accept the beneficial gift and he may reject the owner's gift. अब यहाँ पर आ जाता है एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए माइनर है, कोई पर्सन है हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसको ओनर्स गिफ्ट दिया जाता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, देन ही इज नॉट बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस, बट एज सून एज ही एक्वायर्स द कॉम्पिटेंसी टू एक्सेप्ट द गिफ्ट, स्टिल ही रिटेन्स द गिफ्ट, ही विल बिकम बाउंड ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, तो वो ओनर्स गिफ्ट से बाउंड हो जाएगा। सेक्शन 128 जो यूनिवर्सल डोनी की बात करता है, दिस इज सब्जेक्ट टू द सेक्शन 127। तो जो यूनिवर्सल डोनिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया है सेक्शन 128 में दिया गया है, इसको हम 127 के सब्जेक्शन क्लॉज के रूप में पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल डोनी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल, यानी कि व्हेन बाय द सेम ट्रांजैक्शन व्हेन द डोनर ट्रांसफर्स ऑल हिज प्रॉपर्टीज इन द गिफ्ट टू द ट्रांसफरी, then the transferee is liable to pay all the debts and the liabilities of the donor at the time that exist, all the debts and the liabilities of the donor that exist at the time of the transfer। तो ये जो प्रोविजन किया गया है, ये प्रोविजन इसलिए किया गया है ताकि डोनर के जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए कि अगर डोनर अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज गिफ्ट कर देता है तो फिर वो कहाँ से रिकवर करेंगे, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस प्रोविजन को यहाँ पर डाला गया है। लेकिन जो डोनी है उसकी लायबिलिटीज क्या होगी, उसकी लायबिलिटी सिर्फ होगी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, उससे ज्यादा की उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। फिर आता है सेक्शन 128। सेक्शन 128 बताता है कि जो गिफ्ट का चैप्टर है इट नॉट अप्लाई टू द मॉडिस कॉजा गिफ्ट, यानी कि जो गिफ्ट किया गया है इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ एंड ऑन द गिफ्ट्स मेड अंडर द मोहम्मदन लॉ, इस पर एक गिफ्ट का चैप्टर नहीं लगता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं एक्शनेबल क्लेम्स का। एक्शनेबल क्लेम्स को सेक्शन 3 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें डिफाइन किया गया है। तो एक्शनेबल क्लेम क्या है, क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम टू एनी डेट, और वो डेट कौन सी है, दैट इज नॉट अ सिक्योर्ड डेट, वो सिक्योर्ड डेट नहीं है। डेट क्या हो सकती है आपकी, मॉर्गेज के फॉर्म में हो सकती है, मॉर्गेज इज सिक्योर्ड बाय मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मॉर्गेज नहीं है। जो डेट हो सकती है वो प्लेज के थ्रू सिक्योर हो सकती है, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है, तो ये प्लेज भी नहीं है बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सिक्योर्ड डेट। जो डेट हो सकती है वो हाइपोथिकेशन के फॉर्म में भी हो सकती है, बट हाइपोथिकेशन इज ऑल्सो अ सिक्योर्ड डेट, तो ये हाइपोथिकेशन भी नहीं है। तो एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम टू अ डेट व्हिच इज नॉट सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन, तो ये अनसिक्योर्ड डेट है, नंबर 1। नंबर 2, एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इन द मूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। तो एक तो ये अनसिक्योर्ड डेट है और एक ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट है in a movable property which is not in the possession of the claimant। तो ये डेट कैसी हो सकती है या ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट कैसा हो सकता है, ये एग्जिस्टिंग डेट भी हो सकती है, फ्यूचर डेट भी हो सकती है, एक्रूइंग डेट भी हो सकती है, कंटिंजेंट भी हो सकती है, कंडीशनल भी हो सकती है। तो डेट क्या है, ये डेट इज अ राइट टू क्लेम एनी सम ऑफ ड्यू। डेट एक सम ऑफ मनी है, एक which is immediately due, presently due and presently payable, वो existing debt है। which is due in the present but payable in the future, ये accruing debt है। which exists right now but becomes payable on the happening of a sudden event, the conditional debt है। जैसे सेल ऑफ द लॉटरी टिकट, अगर इसका एग्जांपल देखें तो सेल ऑफ अ लॉटरी टिकट, तो क्या है सेल ऑफ अ लॉटरी टिकट, इसमें जो प्राइस मनी है उसमें बायर का
बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, एक कंडीशनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कि अगर एक वो पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा देन ही विल विन द प्राइज मनी, और वो प्राइज मनी अभी उसकी पोजीशन में नहीं है। तो सेल ऑफ लॉटरी टिकट एक एक्शनेबल क्लेम है। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कैसे किया जाता है? जैसे सेल होती है, मान लेते हैं सेल होती है, तो सेल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनता है उसे हम सेल डीड कहते हैं, कन्वेंस डीड कहते हैं। मॉर्गेज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनता है उसे मॉर्गेज डीड कहते हैं। लीज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनता है उसे लीज डीड कहते हैं। एक्सचेंज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनता है उसे एक्सचेंज डीड कहते हैं। गिफ्ट के लिए जो बनता है उसे गिफ्ट डीड कहते हैं। उसी तरीके से एक्शनेबल क्लेम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनता है उसे असाइनमेंट डीड कहते हैं। लेकिन ये असाइनमेंट डीड एक सेपरेट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हम जो डॉक्यूमेंट है दैट कंटेन्स द एक्शनेबल क्लेम, उसके ऊपर इसे इंडोर्स भी कर सकते हैं, दैट द डेट इज नाउ बीइंग ट्रांसफर्ड टू सो एंड सो पर्सन। तो ये जो इंडोर्समेंट है, इंडोर्समेंट भी की जा सकती है। तो एक हम सेपरेट असाइनमेंट डीड भी बना सकते हैं, इंडोर्समेंट भी कर सकते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कैसे होगा, इसको बताया गया है सेक्शन 130 के अंदर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो सेक्शन 130 कहता है कि जो ट्रांसफरर है, द एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर्ड इन राइटिंग एंड साइंड by the transferor or by any person on his behalf। तो ये राइटिंग में होगा और उस पर साइन होंगे ट्रांसफरर के, ये डेटा ट्रांसफर करी जा रही है इस पर्सन को। तो इस तरीके से एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो जाएगा। क्या एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करने के बाद इसका नोटिस देना जरूरी है? तो इसका नोटिस देना जरूरी नहीं है, चाहे तो आप ट्रांसफरर उसका नोटिस दे डेटर को या ना दे, जरूरी नहीं है ऐसा। तो अब नोटिस जरूरी नहीं है तो डेटर को तो पता नहीं है कि उसकी डेट जो है ट्रांसफर हो गई है। तो इन द लैक ऑफ नॉलेज, अगर डेटर पेमेंट कर देता है ट्रांसफरर को तो उस पेमेंट को वैलिड माना जाएगा और ट्रांसफरी फिर डेटर से पेमेंट क्लेम नहीं कर सकता, फिर वो ट्रांसफरर से ही क्लेम करेगा। लेकिन अगर उसको नोटिस दे दिया गया था तो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगी। तो ट्रांसफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बन जाती है, दो नॉट लीगल, लेकिन अगर उसे अपने राइट को सुरक्षित रखना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एज सून एज पॉसिबल नोटिस दे दे उसको, डेटर को। अभी नोटिस कैसे दिया जाएगा? नोटिस शुड बी इन राइटिंग। नोटिस के अंदर ट्रांसफरी का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और ट्रांसफरर के साइन होने चाहिए। लेकिन अगर ट्रांसफरर साइन करने से मना कर दे तो ट्रांसफरी भी नोटिस दे सकता है। ये नोटिस सेक्शन 131 के अंदर दिया गया है, ये नोटिस दिया जा सकता है। उसके बाद ये बताया गया है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए डेटर पेमेंट ट्रांसफर नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो ट्रांसफरी के पास क्या राइट है? वो सूट फाइल कर सकता है फॉर द पेमेंट, वो सूट फाइल कर देगा पेमेंट के लिए। लेकिन क्या सूट को फाइल करने के लिए उसे कंसेंट की जरूरत है ट्रांसफरर के? तो उसे कंसेंट की जरूरत नहीं है ट्रांसफरर की। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट प्रोविजन आता है दैट इज इंपॉर्टेंट, नोटिस का। नोटिस हो गया हमारा। उसके बाद जो भी लायबिलिटीज एंड इक्विटीज अवेलेबल थी डेटर के पास अगेंस्ट द ट्रांसफरर, वो सारी की सारी लायबिलिटीज एंड इक्विटीज डेटर जो है ट्रांसफरी के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज द ट्रांसफरी gets that assignment deed, gets that actionable claim subject to the all liabilities and equities to which the transferor was subject, to which the debtor can exercise against the transferor। जैसे इसको एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि ट्रांसफर को 10,000 रुपए लेने थे डेटर से और डेटर के पास 4,000 रुपए का सेट ऑफ क्लेम था और अब वो 10,000 रुपीज असाइनमेंट डीड के थ्रू एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर दिया है ट्रांसफरी को।
तो वो 4,000 रुपए ट्रांसफरी के अगेंस्ट क्लेम किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन आता है सेक्शन 133, दैट इज अबाउट द वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी इज नॉट अन एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सॉरी, जो वारंटी ऑफ द सॉल्वेंसी, दिस इज नॉट एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब अगर वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी चाहिए आपको कि तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इम्प्लाइड नहीं होता है। तो कई बार जब एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया जाता है तो जो ट्रांसफरर है टू सेटिस्फाई टू रीअश्योर द ट्रांसफर कि पैसा मिल जाएगा, द डेट इज गुड, वो वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी दे देता है। तो इट इज नॉट एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी क्या है, दैट अप्लाइज ओनली एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एक्शनेबल क्लेम, उसके बाद ये अप्लाई नहीं होती है। एंड और अगर एक्शनेबल क्लेम जो है कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया गया है, अगर एक्शनेबल क्लेम कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया गया है तो ये लिमिटेड होगी टू द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ओनली। तो एक्शनेबल क्लेम में इतने ही इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के अंदर इट इज एन अनसिक्योर्ड डेट, इट इज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट टू द मूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच कैन अफोर्ड अ ग्राउंड फॉर द रिलीफ इन द सिविल कोर्ट। और इसको ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, बाय अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग एंड साइंड बाय द ट्रांसफरर। नोटिस देना या नहीं देना इसको जरूरी नहीं है। तो ये एक्शनेबल क्लेम ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे लीज को। थैंक यू।